हेलो दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करना चाह रहा हूँ एक नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ बात करूँगा एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये एक्ट भारत सरकार द्वारा अभी रिसेंटली लागू करा गया है और इस एक्ट के आने के बाद जो हमारा पुराना एक्ट था एविडेंस से रिलेटेड, जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, उसको रिपील कर दिया गया है। तो अगर हम इस एक्ट के ब्रॉड ओवरव्यू की बात करें तो इस एक्ट में 4 पार्ट्स, 12 चैप्टर्स एंड 170 सेक्शंस हैं, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस थे। ये क्वेश्चन प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्ट। सबसे पहले हम इस एक्ट में सेक्शन नंबर 1 रेड विद इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड रेड विद इट्स सेविंग क्लोज हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्ट के प्रीएम्बल के बारे में। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ये एक्ट क्या कर रहा है? ये कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यह एक्ट एग्जॉस्टिव है रिलेटेड टू द मैटर ऑफ एविडेंस। जहाँ भी जिस एक्ट में वर्ड कंसोलिडेट इस्तेमाल हो जाता है, उसका मतलब यह है कि वह एक्ट जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बना है वो एक्ट उस सब्जेक्ट मैटर को डील करेगा, बाकी कोई एक्ट उस सब्जेक्ट मैटर को डील नहीं करेगा। तो यह एक्ट किसके रिलेटेड बना गया है? नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य यानी एविडेंस। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज एग्जॉस्टिव फॉर एविडेंस। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। और ये क्या कर रहा है एक्ट? ये एक जनरल रूल और प्रिंसिपल ले डाउन कर रहा है एविडेंस देने के लिए, जिससे कि हमारा फेयर ट्रायल हो सके। अब ये वर्ड ट्रायल कहाँ से आया है? जब भी आप किसी सिविल सूट की बात करते हैं तो सबसे पहले सिविल सूट में क्या होता है? पहले सूट फाइल होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेंट। पहले प्लेंट फाइल होती है, उसके बाद में डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट लेके आता है। रिटन स्टेटमेंट के बाद में फर्स्ट हियरिंग होती है। फर्स्ट हियरिंग के बाद में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद में ट्रायल होता है। ट्रायल एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर दोनों पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अपने एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं जो उनके फेवर में होते हैं, अपने केस के सपोर्ट में। तो यह एक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हम एविडेंस लाएंगे कोर्ट के सामने ट्रायल के दौरान। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 का मेन टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये हम सब जानते हैं, इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। सेकेंड, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो सबसे पहले कहाँ पे लागू होगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन कौन सी होंगी? सिविल प्रोसीडिंग भी होंगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होंगी। इन और बिफोर एनी कोर्ट, या अगर कोई भी प्रोसीडिंग किसी कोर्ट के सामने चल रही है तो ये लागू होगा। इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, और ये जो प्रोसीडिंग चल रही हैं अगर ये किसी कोर्ट मार्शल के सामने भी है तब भी हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट्स पर लागू नहीं होगा। इसका क्या मेन रीज़न है? ये क्यों लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट पर लागू नहीं होगा? हम सबसे पहले हमें एफिडेविट के जो पर्पस है एफिडेविट देने का, हमें सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। एफिडेविट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ओथ पर दिया जाता है। जब भी हम कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसमें हमारी जितनी भी प्लीडिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हम प्लेंट फाइल करता है डिफेंडेंट, प्लेंट फाइल करता है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट फाइल करता है WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट, वो सभी अपनी प्लीडिंग्स के साथ में एफिडेविट जरूर लगाता है। एफिडेविट से वो बता देता है ओथ लेके कि जितने भी मेरे कंटेंट्स हैं मेरी प्लीडिंग्स के अंदर वो आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से वो ट्रू है। बट खाली एफिडेविट देने से जो उसकी वो प्लीडिंग्स हैं वो प्रूव नहीं हो जाती, वो कभी भी ऐसे प्रूव नहीं हो जाती। एफिडेविट बस एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, एक सपोर्टिंग एविडेंस है जो यह बताता है कि जितनी भी प्लीडिंग्स में कंटेंट लिखा हुआ है वो ट्रू है। लेकिन हमेशा जो भी प्लीडिंग्स में जो भी कंटेंट लिखा गया है, उसमें प्लेंट में कुछ भी लिखा गया है, रिटन स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा गया है, वो हमें एविडेंस दे के ही प्रूव करना पड़ता है। तो एफिडेविट का क्या पर्पस है?
एफिडेविट का पर्पस एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें हमें इसका मेन पर्पस बताया गया था कि एफिडेविट का मेन पर्पस क्या है। एफिडेविट का मेन पर्पस है कि जिससे कि जो पार्टी अपनी प्लीडिंग फाइल कर रहा है उसके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि वो अपनी प्लीडिंग्स में कुछ भी झूठ ना बोले, क्योंकि अगर अपनी एफिडेविट में उसने गलत और झूठ बोल दिया है तो उस पर पर्जरी के चार्ज अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए एफिडेविट एक डेटरेंस का भी काम करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज नॉट एप्लीकेबल टू एफिडेविट, दैट इज एफिडेविट इज नॉट अ पीस ऑफ एविडेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नो टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल नॉट अप्लाई इन केस इफ एनी केस इज पेंडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकता है, जिससे कि जो वो आर्बिट्रल अवार्ड पास करेगा वो टाइमली मैनर में पास कर पाए। तो इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम वहाँ लागू नहीं होता है। Number 3, it shall come into force on such date that the central government may by notification in the official gazette appoint। यह उस दिन से लागू होगा, फोर्स में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन नोटिफिकेशन जारी करेगी, और उस नोटिफिकेशन में जो डेट लिखी होगी उस डेट से यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन्फोर्स हो जाएगा। और वो डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2024। सो आइए अब हम इसका पढ़ते हैं सेविंग क्लॉज। Saving clause is provided under section 170. The Indian Evidence Act 1872 is hereby repealed। यह क्या बता रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आने के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट अब रिपील हो गया है। Notwithstanding such repeal, if immediately before the date on which this अधिनियम comes into force there is an application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal pending, then such application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal shall be dealt with under the provision of Indian Evidence Act। यह बता रहा है कि हम अभी ये ऊपर बोल रहे थे सबसेक्शन 1 में कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिपील हो गया है, हमने ये बोला, पर उन प्रोसीडिंग्स का क्या, उन इन्वेस्टिगेशंस का क्या, उन अपील पेंडिंग अपील्स का क्या जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने से पहले पेंडिंग थी। मान लिया ये तो 1 जुलाई 2024 को आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एप्लीकेबल हुआ है, उससे पहले जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उनका क्या, वो अभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंडर ही कवर होंगी। यह माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड दैट दिस अधिनियम हैज़ नॉट कम इन टू फोर्स, कि यह अधिनियम फोर्स में आया ही नहीं है उन प्रोसीडिंग्स के लिए, और वो प्रोसीडिंग्स इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर ही चलती रहेंगी, उन पर वही लॉ एप्लीकेबल रहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।